जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन नर्वस होना बनता ही है। जो लोग एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। कोई भी एग्जाम होने के बाद ना दो तरह के वर्ड्स रोटेट होने लग जाते हैं, डिफिकल्ट, इजी। और उस चक्कर में क्या होता है कि स्लॉट 2 या स्लॉट 3 वाले बच्चे ना थोड़ा पैनिक करते हैं। एक अच्छा सेट 100% एक्यूरेसी के साथ जो अटेम्प्ट किया गया है वो 4 हाफ अटेम्प्टेड सेट से बेटर मार्क्स और बेटर परसेंटाइल देगा। अगर आप बोलो बट सर कैट में तो वोकैबुलरी और ग्रामर आती नहीं है, हु नोज़ अब की बार आ जाए। हमको तो अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है ना जो सारी पॉसिबिलिटीज़, सारी इवेंचुअलिटीज़ के लिए रेडी हो। नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मेक श्योर कि जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करें तो टाइम लिमिट को फ़ॉलो करिए। ओवरव्यू करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। सो बी सिलेक्टिव टुमारो। ओके सो हेलो हाय सभी को, वेलकम जी। और फाइनली वो हमारा एग्जाम डे आ चुका है जिसके लिए हम सभी थे, मेहनत कर रहे थे। पहले वेट था कि भाई कब होगा, अब हो रहा है कि अरे बस आ गया। ठीक है, तो वाली एक नर्वसनेस सबके अंदर है, जो कि ठीक है यार, लाजमी है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम बहुत सीरियस हैं तो उसका जब होना है, मतलब कि जिस दिन एग्जाम होना है उस दिन नर्वस होना बनता ही है। जो लोग एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। हमें भी हर साल होती है, मुझे भी रहती है। इस साल थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि आरंभ का पहला बैच है हमारा। ठीक है, और बाकी ठीक है यार, आप सबने अच्छी मेहनत करी, अच्छे एफर्ट्स करे। अपनी भी तरफ से भी हम भी जो बेस्ट कर सकते थे यार। ठीक है, चाहे इन डिटेल कोर्स कराना हो, एक क्विक मैनर में कराना हो, लास्ट में आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस करानी हो, जिसमें कि बहुत से बच्चों ने, आराम के बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट किया। आई नो कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा इरिटेटिंग था सबके लिए कि सर नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। पर वो जो लास्ट के 1.5 मंथ में हमने प्योरली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करी, उसके बाद सबने वहां पे टिके, मेहनत करी, इंप्रूव किया। तो आई एम श्योर कि यार बहुत से आप में से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर, मैं मुझे पता है कि वो लाने वाले हैं। ठीक है, बट स्टिल एक वो फिर ना वो नर्वसनेस सी तो रहती है, जो मुझे भी अभी हल्की फुल्की है कि बस ठीक है यार, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर ली, अब बस जो हल्का फुल्का वो भी बढ़िया तरीके से हो जाए तो पूरी जर्नी मेरी एक बहुत बेहतर लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी। तो खैर एक दो पॉइंट है यार जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कल से रिलेटेड। तो 3-4 पॉइंट फटाफट से मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला सर ये आप ध्यान रखना, कल जब एनालिसिस वगैरह होगा ना तो वीडियोस कुछ दिखेंगे आपको स्लॉट 2 और स्लॉट 3 वाले बच्चों को। तो आप प्लीज अगर हो सके तो सिर्फ पैटर्न जानने में इंटरेस्ट रखना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानने में आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखना। क्योंकि सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत जल्दबाजी वाले मैनर में नहीं बताई जा सकती। और अक्सर क्या होता है, कोई भी एग्जाम होने के बाद ना दो तरह के वर्ड्स रोटेट होने लग जाते हैं, डिफिकल्ट, इजी। और उस चक्कर में क्या होता है कि स्लॉट 2 या स्लॉट 3 वाले बच्चे ना थोड़ा पैनिक करते हैं। तो अगर हो सके तो प्लीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखना। क्योंकि उससे होगा क्या, नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप सब बिना मतलब का कोई नंबर अपने दिमाग में लेके जाओगे कि यार मुझे इतने क्वेश्चन करने, इतने क्वेश्चन करने, जिस चक्कर में ना हम अक्सर पेपर को मतलब अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। मतलब आप समझो कि यार आपके अंदर जितना पोटेंशियल है आप उतना ही एग्जाम में करके आने वाले हो। और हमारे लिए यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि जितना मेरा पोटेंशियल है उतना मैं एग्जाम में करके आ जाऊं। क्योंकि बहुत से बच्चों को सेंटर से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि मैं और कर सकता था, ये कर सकता था, बट अब बात खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिलैक्स माइंड सेट के रहे, माइंड सेट के साथ रहें। क्योंकि टेक्निकली जो मैं कहता हूं कि यार जितना हमारा पोटेंशियल है उतना ही हमें वहां पे करके आना है और उतना ही हमसे हो भी पाएगा, अनलेस कि हम अपने दिमाग में कोई नंबर ना लेके जाए। और बस इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, अपनी तरफ से रिलैक्स माइंड के साथ जितना बेस्ट हो सकता है वो अपन ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप सब ये ध्यान रखना कि क्वांट में, जैसे मैंने एक वीडियो में भी अभी लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी क्वेश्चन जो एक बारी में पढ़ के समझ में आ रहा है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, उसी को सॉल्व करना है, बिना मतलब के क्वेश्चंस में उलझना नहीं है। ताकि 22 क्वेश्चन ना विद इन टाइम में पूरे के पूरे गो थ्रू कर लूं। और जिन क्वेश्चन में मैं थोड़ा बहुत अटक रहा हूं या दोबारा रीड करना पड़ रहा है उसे सेकंड साइकिल में सॉल्व कर लेना। एक और पॉइंट जो मैंने अगेन उस वीडियो में बोला था कि हो सकता है स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आप क्वांट में एक दो क्वेश्चन ही कर पाओ, बट वहां पैनिक मत करना। क्योंकि हो सकता है कि जो अनडूएबल क्वेश्चन है वो आपके जो 22 क्वेश्चन अरेंज किए गए उसमें स्टार्टिंग में ही आ गए, है ना। तो इसीलिए ऐसा हुआ, तो वहां पे बिना मतलब हम लोग पैनिक नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। और एक लास्ट पॉइंट सर और मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मली यार कैट का एग्जाम जब बच्चा सेंटर से निकलता है तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता है कि एग्जाम कैसा हुआ या कैसा नहीं हुआ। थोड़े से उसके मिक्स से रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसी चक्कर में ना वो मुझे लगता है काफी सारा टाइम वेस्ट कर देता है ये सब जानने में कि यार क्या स्कोर हो सकता है, क्या डिफिकल्टी था वगैरह वगैरह। जबकि थोड़े टाइम के अंदर ही आंसर की आ जाती है, आपको वहां से पता लग जाएगा सब कुछ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों में ना बहुत टाइम मत वेस्ट कर देना। आंसर की आएगी, सब कुछ आपको पता लग जाना है, यार मैं कितने करेक्ट करके आया, मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो आंसर की का वेट कर लेना। और 1 दिसंबर रिलैक्स करना, 2 या 3 दिसंबर से हो सके तो जो स्नैप, अगला एग्जाम जिनका स्नैप और जिनका जैट है, अपने उस एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाना। क्योंकि होता क्या है कि कैट के चक्कर में ना, जब कैट एग्जाम हो जाता है तो बच्चा ना अपना हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा खराब करता है सिर्फ सोचने में। तो बेटर है सर स्नैप और जैट में हमें रिस्क नहीं लेना है। मतलब जिनका कैट अच्छा गया, जैसा भी गया, पर जैट और स्नैप ये दो एग्जाम तो हमें देने ही देने हैं, उसमें भी अपनी तरफ से बेहतर करके आना है। तो बेटर होगा 2 या 3 दिसंबर से हम एग्जाम में लग जाएंगे। ठीक है, बाकी यार अपनी तरफ से तो यार मैं यही बोलूंगा कि जितनी भी बेस्ट विशेज हैं, ठीक है, वो सब आपके साथ हैं। ठीक है, आई होप कि यार जिस बच्चे के अंदर
जितना पोटेंशियल है, जितना वो डिजर्व करता है, उतना बेहतर एग्जाम कल उसका जाए, ऐसी मेरी भगवान से दुआ है, ठीक है, कि ऐसा ज़रूर हो। और ध्यान रखें यार अपना, तब तक के लिए आप रिलैक्स करें, चिल करें, ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज़ को भी समझना कि हमारे कंट्रोल में थी हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स, जो हमने, मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे ने कोई कमी छोड़ी, अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो उसने किया है, ठीक है। अब बाकी जो होगा, आई होप कि वो भी हमारे साथ अच्छा ही हो, ठीक है। So finally, D-Day is here, and I wish you all the very best for your CAT exam. And finally, a small message to all my lovely CAT aspirants who have followed me for the DLR section on YouTube or on Aram Academy, that कल के एग्जाम के अंदर बच्चों काम एंड कंपोज रहना है, राइट। यू नो दैट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन डीएलआर सेक्शन, एंड बी वेरी सिलेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द डीएलआर सेक्शन, बिकॉज डीएलआर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक अच्छा सेट 100% एक्यूरेसी के साथ जो अटेम्प्ट किया गया है वो 4 हाफ अटेम्प्टेड सेट से बेटर मार्क्स और बेटर परसेंटाइल देगा। कीप दिस इन माइंड प्लीज, ओके। तो जिस सेट को आप फाइनली सिलेक्ट कर रहे हो उसको 100% देना है और उसको अटेम्प्ट करना है, सोल्व करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप सेट को सिलेक्ट करो, बिकॉज आपको बीच में उस सेट को नहीं लीव करना है। 100% एक्यूरेसी के साथ और डेडिकेशन के साथ वंस यू सिलेक्ट अ सेट, उसको अच्छे से सॉल्व करना, बीच में मत छोड़ना, और सिलेक्शन सही होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए, सो दैट आप उस सेट को कंप्लीटली सॉल्व कर सको 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट। So be selective tomorrow when you sit for the DLR section, and also trust your practice, right? All the hard work that you have put in for your DLR section, you need to trust that, because यही चीज आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी और आप अच्छे से काम एंड कंपोज्ड मैनर में कैट का DLR सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू आरंभ अकेडमी गाइस, राइट। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्जाम। हेलो दोस्तों, कैट इज लेस देन 24 आवर्स अवे, तो मुझे लगा एक बार आपको फाइनल याद दिला दूं कि वीआरसी सेक्शन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। रिमेंबर, कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करते हुए हमारे 3 रूल्स होते हैं। सही ज़्यादा से ज़्यादा करना है, गलत कम से कम करना है। तो याद रखना, नीडलेस अटेम्प्ट, ओवर अटेम्प्टिंग से बचना। दूसरा, हमको सेक्शन के एंड तक ज़रूर पहुंचना होता है और हमारे लिए ईजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीआरसी सेक्शन में शुरुआत करिए एक ओवरव्यू से। जस्ट रन थ्रू द एंटायर पेपर। व्यू क्वेश्चन पेपर का बटन होता है ना, उस पर क्लिक करो और पूरा का पूरा सेक्शन देखो। उसमें 1 मिनट आपका जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग करो आरसीज से। और आरसीज जब अटेम्प्ट करते हो तो भी वेरी क्लियर कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे आरसीज करने हैं। आप आरसीज छोड़ सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया, स्कैनिंग मेथड। फर्दर जो आरसी आप अटेम्प्ट करते हो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन यूज अटेम्प्ट करने हैं। यू कैन लीव क्वेश्चन दैट यू फाइंड डिफिकल्ट और फाइंड टू टाइम कंज्यूमिंग। अब आपको पहले आरसी अटेम्प्ट करना है। नॉन आरसी में पहले वोकैबलरी के क्वेश्चंस करेंगे, तो मतलब पहले आरसी, उसके बाद वोकैबलरी, उसके बाद ग्रामर और लास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप बोलो बट सर कैट में तो वोकैबलरी और ग्रामर आती नहीं है, हु नोज अब की बार आ जाए। हमको तो अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है ना जो सारी पॉसिबिलिटीज़, सारी इवेंचुअलिटीज़ के लिए रेडी हो। यस, तो पहले आरसी, फिर वोकैबलरी, फिर ग्रामर और लास्ट में क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में भी अगर पैरा कंप्लीशन का क्वेश्चन आ जाता है। पैरा कंप्लीशन क्या होता है? एक पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ के एंड में लास्ट लाइन मिसिंग है, उसको पैरा कंप्लीशन कहते हैं। जो पिछले 2-3 साल से आ रहा है, दैट इज़ सेंटेंस इंसर्शन। तो अगर पैरा कंप्लीशन आता है या फिर 5 सेंटेंस वाला पैरा जंबल आ जाए जिसमें ऑप्शंस ना दिए हों, जैसा कैट 17 में था, तो उसको एकदम लास्ट में करना। मतलब आप मान के चलो कि ये तो गलत ही होने हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 4 सेंटेंस पैरा जंबल हो गया, चाहे वो ऑप्शंस वाले पैरा जंबल हो गए, चाहे सेंटेंस इंसर्शन है, समरी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप कोई टीटा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो कोई भी टीटा क्वेश्चन है, चाहे वो ऑड वन आउट है, चाहे पैरा जंबल है, उसका कुछ ना कुछ आंसर एंटर ज़रूर करना है। तो दिस इज़ द फाइनल ऑर्डर। यू विल बिगिन विद आरसीज़, उसके बाद वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, एफआईवी, एनालॉजी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, देन यू विल मूव टू ग्रामर। और ग्रामर के बाद आप आ सकते हैं आप आ सकते हैं पैरा जंबल, ऑड वन आउट, सेंटेंस इंसर्शन, समरी, इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे। बट यस, अगर 5 सेंटेंस वाला पैरा जंबल आ जाता है टीटा फॉर्म में या फिर पैरा कंप्लीशन आ जाता है, तो वो एकदम लास्ट में करिएगा। मेक श्योर कि जब आप ये सारी की सारी चीज़ें करें तो टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओवरव्यू करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है। किसी भी एक आरसी में मैक्सिमम 11 मिनट आप दे सकते हैं। वैसे तो 10 मिनट्स में करने का आपको एम होना चाहिए, but the maximum you can give to any RC is 11 minutes. Then you will move first to vocabulary based questions, then grammar, और grammar के बाद फिर आप critical reasoning में आएंगे। और critical reasoning में भी पैरा completion। और अगर 5 सेंटेंस वाला पैरा जंबल आ जाता है टीटा फॉर्म में, तो इनको एकदम लास्ट में करिएगा अगर टाइम बचे। वैसे तो आपके पास टाइम बचेगा नहीं, बट इनको एकदम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिएगा। तो दीज आर सम लास्ट मिनट सजेशंस ऑन VARC फ्रॉम मी, योर VARC एजुकेटर लोकेश शर्मा।
विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द आरंभ अकेडमी स्टूडेंट्स, चाहे आप हमारे पेड सब्सक्राइबर हो, चाहे आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करते हो। और मुझे बताना कि आपका कैट पेपर कैसा गया और कैट के बाद लग जाना जैट की प्रिपरेशन में। ऑल द बेस्ट, डू वेल, लेट्स आरंभ।